नमस्कार दोस्तों, शेयर में चलने पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे व्यूअर ने एक जानकारी मांगी है ओरिएंट ग्रीन पावर के ऊपर। इन्होंने करीब 11.5 रुपये के रेट में लिए हुए हैं, काफ़ी पहले लिए हुए शेयर है, करीब और 5,000 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं। और इसमें करीब करीब कह सकते हैं कि डबल पैसा हो रहा हो इनका। तो जानना चाहते हैं कि इसके अंदर वो बने रहे या निकल जाएँ या क्या करें। तो दोस्तों, अच्छी बात है कि आप प्रॉफिट में हो। तो मैंने पहले भी कहा था आपको कुछ वीडियो में कि आप अगर प्रॉफिट में जब पैसा आपको लगता है कि कमाया है तो उसमें से कुछ पैसा आपको निकाल लेना चाहिए, प्रॉफिट वाला हिस्सा प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। इससे एक फ़ायदा ज़रूर होगा कि क्या होगा कि आपने जो प्रिंसिपल अमाउंट जो लगा रखा पोर्टफोलियो में, अपने जो शेयर मार्केट में लगा रखा, अगर आप धीरे धीरे अगर अपना प्रॉफिट निकालते रहोगे और उस पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना, दूसरे शेयर में ऐसा नहीं करना है कि इससे बेच के आपने वो जो प्रॉफिट वाला हिस्सा का आपने दूसरे शेयर में डाल दिया। आपको कुछ पैसा निकालना भी चाहिए, जो कमाई हो तो कमाई निकालो, उसको खर्च करो। तो हालांकि मैंने उनको लिख दिया है कि अच्छी बात है, आप कमा रहे इतना पैसा, तो हो सकता है कि आप जो प्रॉफिट का पैसा निकालो और उससे अपने वाइफ को कोई छोटा मोटा ज्वेलरी ला के दे दो, ताकि वो भी खुश रहे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि वरना क्या होता है कि हम वही पैसे को शेयर मार्केट में रोटेशन करते रहते हैं और मालूम पड़ता है किसी समय जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो कमाई निकालते रहना चाहिए, टाइम टू टाइम ऐसा करते रहेंगे तो आपको प्रॉफिट में रहोगे। और एक समय ऐसा आ जाएगा आपके पास कि जो पैसा पड़ा ना शेयर मार्केट में वो सारा प्रॉफिट वाला रहेगा। कह सकते हैं कि आपने अपना प्रिंसिपल अमाउंट आप निकाल चुके हैं, फिर टेंशन फ्री होकर सो। तो उनकी अच्छी कमाई है, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो आप ज़रूर ये करिएगा। तो आइए अब बात करते हैं अपने ओरिएंट ग्रीन के ऊपर कि क्या है शेयर और किस कंपनी जुड़ा हुआ है और क्या है इसके अंदर घटा अब तक। सारी जानकारी आपको मिलेगी। पहले हम इसका थोड़ा डेटा जान लेते हैं। तो आज ही के दिन ये शेयर करीब 20-21 रुपये पर खुला था और 21 रुपये के आसपास खुला था और अब 20 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका अगर ये पूरे ऑल टाइम हाई और लो देखेंगे तो करीब 45 रुपये के आसपास इसका हाई रहा है और लो रहा है 1.5 रुपये का। अब लो रहा है इसका 1.5 रुपये से नीचे रहा है इस शेयर का लो लाइफ टाइम का। एक साल का हाई और लो देखेंगे तो वो रहा है करीब 32 रुपये का हाई रहा है और लो रहा है इसका एक साल में 8 रुपये का, 8.5 रुपये का लो रहा है। मार्केट कैप इसका 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है। रेवेन्यू की बात करें, पूरे साल का रेवेन्यू 258 करोड़ का रेवेन्यू आया है और करीब 34 करोड़ रुपये इनको कमाई भी हुई है। कंपनी के ऊपर कर्जे की बात करेंगे तो कर्ज कंपनी के ऊपर जितना मार्केट कैप उसका दुगना करीब कर्जा है। 2 के ऊपर है कर्जा, वो बेकार होता है कि जो बर्डन माना जाता है। हमेशा 1 से नीचे अगर कर्जा होता है तो वो सही माना जाता है। अर्निंग पर शेयर भी इसका 6 रुपये 7 रुपये के आसपास है, वो भी कम है। बुक वैल्यू जरूर इसकी अच्छी है, 7.5 रुपये के आसपास इसकी बुक वैल्यू है। और शेयर की जो फेस वैल्यू 10 रुपये, मतलब अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ है। जब भी ये शेयर स्प्लिट होगा उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। कंपनी अभी स्मॉल कैप की श्रेणी में आती है, 2,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। लेकिन यहाँ पर क्या है, प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, प्रमोटर ने अपनी लगभग के कह सकते हैं सारी होल्डिंग प्रमोटर की गिरवी पड़ी हुई है। 29-29.5% होल्डिंग है प्रमोटर के पास और बाकी होल्डिंग है पब्लिक के पास। FIS की इनके पास होल्डिंग थी लेकिन उन्होंने अपनी सारी होल्डिंग निकाल दी है। तो प्रमोटर के पास जो 29% होल्डिंग पड़ी, 29.5% जो है उसमें से उन्होंने पूरी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट मैं आपको फिर गिना देता हूँ। एक तो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग वो गिरवी रखी हुई है। दूसरा है कि कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 980 करोड़ का करीब कर्जा है और 2 देनदारियाँ मिलकर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्जा मालिक के पास पड़ा हुआ है, करीब 2 के ऊपर है। तो ये बड़े बड़े नेगेटिव पॉइंट है, इसको ज़रूर आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात है कि जो रेवेन्यू जो आ रहा है इनका क्वार्टरली रेवेन्यू कह सकते हैं करें, तो उसमें क्या को पहले तो ये है 2022 की बात है तो वहाँ तो 75 करोड़ के प्रॉफिट में चल रहे थे। लेकिन अब वो करीब 21 करोड़ का इनको लॉस आ रहा है इस समय, जो क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह आ रहे हैं उसमें। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना, कुछ चीज़ें इनका बिजनेस कम हो रहा है, रेवेन्यू कम आ रहा है। क्या होता है कि मैंने आपको एक चीज़ और ध्यान जरूर दीजिएगा इस बात पर, मेरी इस बात पर, कि जो पावर सेक्टर है, कह सकते हैं कि 8-9 साल से पावर सेक्टर अच्छी कमाई देने वाले स्टॉक बने हैं।
तमाम जितनी भी कंपनियाँ देखेंगे ना, जो स्थापित तो बहुत पहले हो गई, कोई 1970 से, कोई 60 से, कोई 80 में, कोई 90 में, कोई 2000 में ऐसी स्थापित है। वर्षों से काम कर रहे पावर सेक्टर कई कंपनियाँ हैं, और कई कंपनियों का तो डिब्बा बंद भी हो चुका है। लेकिन 8-9 साल से हम कह सकते हैं वो टाइम आया जब पावर सेक्टर के लिए एक अच्छे दिन आगे कह सकते हैं। और इसकी एक वजह होती है, मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको भी ये पावर सेक्टर अगर अच्छे लग रहे तो आपको थोड़ा एक समझना चाहिए कि ये सेक्टर क्यों इतना बुरा है, क्यों ये सेक्टर लोगों का पैसा फंसता है, क्यों इसके जो मालिक इसी सेक्टर में जो आने वाले जो कंपनियां हैं वो बहुत जल्दी अपना बिजनेस बंद कर देती है, या घाटे में चले जाती है, या भारी नुकसान में दबी रहती है। तो एक आपको एक मैं साइड में खबर दिखा रहा हूँ कि करीब करीब जो कंपनियां हैं, जितनी पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, इन्होंने ये क्या करते हैं, जो बिजली बना के ये डायरेक्ट नहीं बेचते, सरकार को देते हैं, और सरकार के जो स्टेट लेवल पर गवर्नमेंट को देंगे, वहाँ देंगे, जहाँ भी इनका जो काम होता है वहाँ पर बिजली सप्लाई सरकार में एक तरह से सरकार को बिजली देते हैं। अब सरकार क्या करती है, इनका पेमेंट रोक लेती है। अगर आप कुछ दिन पहले का देखेंगे तो करीब 1,13,000 करोड़ रुपये का पेमेंट बाकी है इन प्राइवेट कंपनियों का, जो सरकार से ये मांग रहे हैं। इसके अलावा देखो टाइम टू टाइम क्या होता है कि सरकार इसमें जब बिजली उत्पादन करती कंपनियां हैं, उत्पादन करने के बाद में क्या है कि उसका रेट सरकार तय करती है कि किस रेट में, किस प्रति यूनिट क्या रेट रहेगा। और वहीं ऐसी जो कंपनियां, ऐसी कंपनी दुर्गति होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इनको बिजली महंगी पड़ जाती है। कई बार मजदूर आंदोलन होता है, मजदूरों को वजह से काम छोड़ के भग जाते हैं, पैसा नहीं दे पाते मजदूरों को, वो काम नहीं कर पाते। फिर जो बिजली सप्लाई करते हैं डिस्कॉम को, तो डिस्कॉम वाले पेमेंट नहीं करते हैं। कारण क्या होता है कि सरकार है ना इस तरह की आपने जो योजनाएँ बनाती है बिजली को लेकर, इनको लेकर कि किसानों को मुफ्त बिजली देती, गरीबों को मुफ्त बिजली देती, उनको मुफ्त बिजली देती। जब मुफ्त बिजली बांटती है सरकार है, तो वहाँ पर क्या होता है कि बिजली तो खर्च हो रही है लेकिन उसका पेमेंट नहीं आ रहा। पेमेंट नहीं आ रहा तो क्या हुआ कि जो डिस्कॉम वाले अपने कंपनी को भुगतान नहीं करते हैं। तो ये जो सारा जो सेक्टर, बिजली सेक्टर है, ये आज से नहीं कई सालों से एक कह सकते हैं बीमार उद्योग की श्रेणी में आता है। बीमार उद्योग माना जाता है बिजली सेक्टर यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर एक समय ये था कि जो निजी उद्योगपति इसमें आना ही नहीं चाहते थे इस सेक्टर में। आप देख लीजिए कि जितने भी जो डैम बने हैं, जो हाइड्रो पावर कह सकते हैं, जो डैम सारे सरकार के हाथ में, वहाँ से बिजली बन सरकार के पास आती है। जितनी एनटीपीसी वगैरह जो कोयले से बिजली, थर्मल पावर वगैरह बने तो सरकार की है। हालांकि निजी क्षेत्र ने भी इसमें रुचि दिखाई है, लेकिन निजी क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि पैसा नहीं उनको आता है, क्योंकि वो मार्केट में या किसी व्यक्ति को अपनी बिजली खुद नहीं बेच सकते, वो उनको सरकार के द्वारा ही बेचना पड़ती है। तो ये जो ओरेंट ग्रीन है, ये भी इसी मुसीबत के कारण ये कंपनी भी बर्बाद हुई थी। और ये जो इसका जो पूरा ग्रुप, पूरा मालिक का ग्रुप है, इनका जो एसीपीसी ग्रुप, मैंने आपको बताया था कि ये जो श्रीराम ईपीसी, उससे जुड़ा हुआ कंपनी ही है। तो पूरी कहानी में आपको इसी वीडियो में बताऊंगा कि करीब करीब 1980 के आसपास एसीपीसी ग्रुप, जो श्रीराम इंजीनियरिंग पावर एंड कंस्ट्रक्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म में एसीपीसी बनाया है। और उसी से इस कंपनी की जो स्थापना हुई थी, तो ये कई क्षेत्र में काम करते थे। जो इनका जो पावर था, पावर के अंदर ये थर्मल पावर, इसका कोयले से बिजली बनाते थे। हाइड्रो पावर था, पानी से बिजली बनाते थे। इसके अलावा ये जो पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा और सोलर ऊर्जा, उससे बिजली बनाते थे। और बायोगैस से बिजली बनाना, मतलब 3-4 तरह से ये बिजली बनाते थे। और जो कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र था, वो कंस्ट्रक्शन में क्या करते थे, जितने नगर निगम को ठेके, रोड बनाना, ये बनाना, वो सब डैम बनाना, सारा काम ये करते थे। और जो इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था, वो क्या करता था कि जो मशीनरी बनाता था, जैसे हाइड्रोलिक मशीनें बनाना, बॉयलर बनाना, बिजली के में काम आने वाले बड़े बड़े टरबाइन बनाना, वो काम करते थे, जो इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था। लेकिन क्या हुआ कि ये पूरा जो एसीपीसी ग्रुप पूरा संकट में आ गया था। और संकट में आने के कारण क्या हुआ कि इन्होंने कहीं अपने बिजनेस को इनको बेचना पड़ा। उसी दौरान इन्होंने क्या करा था कि 1995 के आसपास ये जो पावर सेक्टर था, इसको इस कंपनी की स्थापना की थी, लेकिन ये पूरे ग्रुप से जुड़ी हुई थी। बाद में इन्होंने 2006 में इसको अलग कर दिया, और अलग शेयर मार्केट में 2010 में शेयर मार्केट में लिस्ट कर दी। मतलब 2000 शेयर मार्केट में जब लिस्ट हुई थी, जब इसकी प्राइस की गई थी 45 रुपये से लेकर 55 रुपये तक, या 46 से 55 तक, ऐसा कुछ था रेशो। लेकिन क्या है कि इसकी लिस्टिंग ही खराब हुई थी। इस कंपनी की लिस्टिंग ये हुई थी कि करीब 42 रुपये लिस्ट हुआ था, जो फ्लोर प्राइस रखी थी उससे भी करीब 4-5 रुपये कम में लिस्ट हुआ था शेयर। और यही उसका जो ज़िंदगी भर का जो है ना ऑल टाइम हाई, जो 42-43 रुपये का रहा, वो हाई तभी रहा था जब ये लिस्ट हुआ था उस समय। उसके बाद कभी भी उस लेवल को छू नहीं पाया शेयर ये। तब से गिरते 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 ₹1 तक आ गया, और वहाँ से अब धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते कई साल लगा दिए इसने। 2010 के बाद से आज देखिए 14 साल 14 साल हो गए।
तो करीब करीब 2010 के बाद से जब गिरना शुरू हुआ, वो 1-1.5 साल के अंदर शेयर बुरी तरह से गिर चुका था। वहाँ से मतलब 11 से लेकर ये करीब करीब 2023 तक, 22-23 तक, मतलब पूरे 10-11 साल ये शेयर मरा हुआ पड़ा रहा। और बिल्कुल एक बार तो क्या कि ये भी खबर आ गई थी, उससे भी शेयर की दुर्गति हुई थी कि मालिकों ने इस कंपनी को बेचने के लिए बोली मंगा ली थी कि भाई हम इसको बेचना चाहते हैं इस कंपनी को। तो वो हालांकि फिर बाद में क्या होता है कि बाद में कोई दुबई की कंपनियां हैं, एपीएल वगैरह को, जो ऐसी कंपनियों ने क्या करा था कि इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया था इसके पूरे ग्रुप में ही। तो इस ग्रुप में क्या होता है, कुछ कारोबार तो उनके पास चले गया, जो दुबई की कंपनियां, बाहर की कंपनी उनके पास चले गया। तो ये क्या पावर सेक्टर की जो कंपनी थी ओरिएंट ग्रीन पावर, इसको इन्होंने बचा लिया था और इनको फिर कर्जे से बाहर लाने की कोशिश की कर रही है। भारी भरकम कर्जा था, धीरे धीरे कर्जे से मुक्त हो रही कंपनी है। तो इसमें क्या होता है, कर्जे चुकाने के लिए इनको अपने स्टॉक गिरवे रखना पड़ा, कुछ कंपनियों को बेचना पड़ा, ये करना पड़ा, लेकिन अभी भी कंपनी कर्जे में है ओरिएंट ग्रीन पावर। तो ये जरूर आपको देखना चाहिए कि जो जितने पावर सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको अच्छे फंडामेंटल वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या सरकारी क्षेत्र कंपनियां उसमें करना चाहिए, क्योंकि ये सेक्टर कभी भी अपने दम तोड़ सकता है। क्योंकि सरकारें, जितनी भी सरकारें आती है, चाहे स्टेट की सरकार है, केंद्र की सरकार, कोई भी, हर साल ये मुफ्त बिजली का जो रेवड़ियाँ बांटती है ना, उससे भी कंपनियाँ संकट में आती है। और जब संकट में आती है तो इनकी जो सारा पैसा फंस जाता है, पैसा नहीं आता, जो उनको प्रोडक्शन पर इफेक्ट पड़ता है। कई बार आपने सुना होगा कि ये भी आता है कि कोयले से बिजली बनाने पर रोक लगा देंगे, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है, ये होता है। तो ये तमाम तरह की जो दिक्कतें जो बनती है ना कंपनी के साथ में, तो वहाँ ये सेक्टर डगमगा जाते हैं। और जिसका फंडामेंटल कमज़ोर होता है तो वहाँ तो ये हालत हो जाती है, कंपनी के बंद होने की नौबत भी आ जाती है। जिससे मैंने आपको बताया था ना, एक उसमें रतन इंडिया पावर में, वहाँ भी ये हुआ था। या अपने अनिल अंबानी की जो रिलायंस पावर, या और भी कंपनियाँ पावर सेक्टर जो करीब करीब 170 से आसपास, उससे ज़्यादा कंपनियाँ थी ये। लेकिन अभी आप शेयर मार्केट में आपको 5-10 कंपनियाँ ही मिलेगी। सारी कंपनियाँ या तो बंद हो चुकी है, किसी में मर्ज हो चुकी है, या उन्होंने बिजनेस ही बदल लिया है। तो ये होता है दोस्तों। अब मेरे व्यूअर ने जानकारी मांगी थी ओरिएंट ग्रीन में क्या करना चाहिए, वो प्रॉफिट में है। फिर मैं एक बार कह देता हूँ कि अगर आप प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट को बुक करना चाहिए आपको। पूरा नहीं, ज़्यादा बुक कर लीजिए, 25% बुक कर लीजिए, कुछ बुक कर लीजिए, पैसा निकालिए, उस पैसा का यूज़ करिए। तो आज केवल दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।